सर, लाड़की बहन योजना के 1500 रुपए पर मंथ इस चुनाव में असर करने वाले हैं क्या? सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर नागपुर की। उत्तर नागपुर हमेशा से अम्बेडकराई चळवळ का एक गढ़ रहा है और सरकार की ही क्या, पूरे देश की नजरें उत्तर नागपुर की ओर हमेशा से रहती है क्योंकि जो भी मूवमेंट निकलता है अम्बेडकराइट, वो उत्तर नागपुर से निकलता है। और अभी आने वाला चुनाव है और उस चुनाव को लेके उसके ऊपर उत्तर नागपुर की होने वाली कंडीशन, उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट और उत्तर नागपुर के मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में है एक युवा नेता जो उत्तर नागपुर के बदलाव को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अतुल खोबरागड़े जी। वेलकम टू द शो सर। यस, अतुल सर, जब हम बात करते हैं कि उत्तर नागपुर की, तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि आप उसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उत्तर नागपुर के बदलाव के लिए आपने जिम्मा लेने की कोशिश चल रही है। तो क्या मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं कि उत्तर नागपुर के हैं और क्या मुद्दे आप लेके उतर रहे हैं सर? सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि अगर नागपुर को स्मार्ट सिटी अगर बोला जाता है, जी। अगर पूरा नागपुर सिटी अगर हम घूम के आ जाते हैं और उत्तर नागपुर में जब एंट्री करते हैं, हाँ। तो हमको ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर एंटायर नागपुर के कंपेयर में जी। 10 साल पीछे है डेवलपमेंट के बारे में। हम्म। और जब हमने ये देखा कि डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। इसलिए हमने 3-4 साल पहले ठान लिया था कि अगर कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट नहीं करता होगा, वो इसके बारे में अगर संवेदनशील नहीं होगा, तो हमने एज अ नागरिक करके आगे आकर काम करना चाहिए। और पिछले 3-4 सालों से हम उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। सड़क हो, बिजली हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है। ठीक है। तो इस वजह से हम वही बदलाव चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्ट्रांग, जो ये सारा का सारा डेवलपमेंट खींच कर ला सके। ओके। और इसलिए हमने इस चुनाव को कॉन्टेस्ट किया है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी एरिया में जाओ, अगर 5 साल कोई आमदार काम नहीं करता है, तो लोग उसको बदल देते हैं ओके। कि आप काम नहीं कर सकते, तो बराबर। हमको दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए करके। सही बात है। उत्तर नागपुर एकमात्र ऐसा हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी है कि पिछले 20-25 साल से भाजपा कांग्रेस आ रही है और पर कोई काम नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट के विजन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हमको हम इंडिपेंडेंट है चुनाव में, इसलिए इंडिपेंडेंट है चुनाव में कि उत्तर नागपुर को आज भाजपा और कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ। उत्तर नागपुर को आज एक स्ट्रांग विजनरी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। जी। और जो इस उत्तर नागपुर का जो पिछले 10 साल का जो बैकलॉग है, जो पूरे नागपुर के स्मार्ट सिटी के बाहर है, जी। उसको हमको भरकर निकालना है। ओके। आज जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि एजुकेशन है, स्वास्थ्य है और एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के, ये तीनों भी चीजों में उत्तर नागपुर ये बैकवर्ड है। ओके। और हमको वो जो गैप है वो भर के निकालना है। इसलिए हमने ये चुनाव कॉन्टेस्ट किया है और लोगों में जाकर यही बता रहे हैं कि हमको कोई पार्टी की जरूरत नहीं, तो हमको आज की कंडीशंस में उत्तर नागपुर में एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है, जो यहाँ का डेवलपमेंट कर सके, जो विजनरी हो, जो दूरदृष्टि रखता हो। बराबर। सर, लाड़की बहन योजना के 1500 रुपए पर मंथ इस चुनाव में असर करने वाले हैं क्या? देखो, अगर थोड़ा क्लियर कट अगर बोला जाए, तो पैसे बांटना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार पैसे बांटने के लिए मजबूर क्यों होती है? क्योंकि जो भी प्रोमिसेस किए रहते हैं लोगों को, जो वादे किए रहते हैं, वो वादे पूरे नहीं करने के वजह से सरकार को पैसे बांटना पड़ता है। आज हम महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र को एक एक क्रांतिकारी भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो समाज समता की हो, महिला पुरुष समता की मूवमेंट हो, महिलाओं के एजुकेशन की मूवमेंट हो, महिलाओं के सम्मान की मूवमेंट हो, वो इसी महाराष्ट्र से खड़ी हुई है। इस महाराष्ट्र को फुले शाह अम्बेडकर की परंपरा है, इनके संघर्षों के वजह से हम यहाँ पे एक महिलाएं समता की भूमिका लेकर आज यहाँ पे खड़े हैं, आज इतनी जनरेशन टू जनरेशन। तो हमको ये 1500 के लिए
हमारे महापुरुषों के संघर्षों को भूलना है क्या, ये हम्म। सबसे बड़ा सवाल है। हम्म। अगर हम 1,500 को देखकर, अगर महापुरुषों के विचारों को बाजू में रखकर, जिस परंपरा से हम निकले हैं, जिस फुले शाहू आम्बेडकर की परंपरा से निकले, जिस सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया है, शाहू महाराज जी ने संघर्ष किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सारे के सारे अधिकार इस संविधान के माध्यम से हमको दिया है। ये सारे संघर्षों को, ये सारे त्याग को भूल कर हम अगर ये 1,500 के बेस के ऊपर हम अगर मतदान करते होंगे, देखकर, अगर 1,500 को देखकर अगर हम मतदान करते होंगे, तो सारे मेरे बहनों ने सोचना चाहिए, खुद को एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ आने वाले 20 तारीख को, वो सही है कि गलत है, करके ये खुद को ही सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल सर। हम लोग जब बात करते हैं नागपुर की, तो नागपुर हम लोग जानते हैं कि उप राजधानी है महाराष्ट्र की। बहुत तेजी से ये शहर बढ़ रहा है। घूमते हैं हम लोग, G20 भी होके गया यहाँ पे, बहुत ही शानदार इसकी सजावट हुई। लेकिन G20 इस तरफ दिखाया गया। हाँ, उत्तर नागपुर की तरफ हम लोग जब देखते हैं, तो उत्तर नागपुर आज भी हम उधर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कोई अलग ही जोन है, ये नागपुर का हिस्सा नहीं है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर पीछे की तरफ रह रहा है? मैं पहले ही बोला कि यहाँ का जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव है, जिस एरिया का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रांग होता है, जिस एरिया का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेटिव ये विजनरी होता है, जिसके पास में दूरदृष्टि होती है, उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। बराबर। सिर्फ डेजिग्नेशन के लिए, सिर्फ आमदार बनने के लिए अगर कोई आमदार बनता होगा और 5 साल अपने एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता होगा, तो सबसे बड़ा जो आपने जो बताया है कि जो जिस तरीके के लोगों में दिमाग में जो आता है कि ये G20 का तो बात छोड़ो, वो तो एक कम समय था, यानी छोटा पीरियड था वो जी। लेकिन इन जनरल भी आप देखोगे तो पूरे नागपुर में रास्ते बराबर है, गटर लाइन बराबर है, सही है। आप रास्ते से जाओगे तो स्ट्रीट लाइट बराबर दिखेगी, साफ सफाई बराबर दिखेगी, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, एजुकेशनल स्कूल्स दिखेंगे, कॉलेजेस दिखेंगे। लेकिन उत्तर नागपुर एकमात्र ऐसी चीज है, ये सारी चीजें वहां पे नहीं दिखेगी। आपको गड्डी गोदाम तक रास्ते अच्छे दिखेंगे, गड्डी गोदाम के बाद में रास्ते में खड्डे है कि खड्डे में रास्ते, यही नहीं समझ में आएगा। अंधेरा दिखाई देगा, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं दिखाएगी, करेक्ट है। जिधर देखो उधर गंदगी दिखाई देगी, कोई कचरा साफ किया हुआ नहीं दिखाई देगा। तो बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो उत्तर नागपुर की है कि जिन लोगों को लगता है कि भाजपा नहीं आना चाहिए इसलिए कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस नहीं आना चाहिए इसलिए भाजपा आना चाहिए, जिस तरीके से ये जो पॉलिटिकली जो अपना अपना एनालिसिस रखते हैं, उन लोगों ने, मेरा उनको एक सुझाव है, उन लोगों ने बारिश के समय में, जब 2-3 दिन बारिश आती है, वो बारिश के समय में उत्तर नागपुर के किसी स्लम एरिया में जाकर एक दिन तो भी गुजारना चाहिए। तब उनको समझ में आ जाएगा कि कौन आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए। और यही हमारी लड़ाई है। ओके। उत्तर नागपुर का हर एक नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। ओके। पिछले कितने दिनों से सारा नागपुर डेवलप हो चुका है, लेकिन उत्तर नागपुर बैकवर्ड क्यों है? उत्तर नागपुर की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? उत्तर नागपुर से चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये वो भी इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हमारा वही सवाल है। हम अभी यंगस्टर है, यंग जनरेशन के, हमारे उत्तर नागपुर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको पता, हमारी उम्र के लड़के जी जब शादी होती है, थोड़े सेटल्ड हो जाते, तो वो नहीं चाहते कि हम उत्तर नागपुर में रह करके, बराबर, वो कहीं तो भी साउथ वेस्ट में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं तो भी माँ बाप को छोड़कर इधर आ जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उत्तर नागपुर में डेवलपमेंट नहीं, अच्छे स्कूलें नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोजगार की चीजें, रोजगार की कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, और इसलिए उधर ना रहते हुए सब के सब लोग इधर आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डेंजरस बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उत्तर नागपुर में रहेगा क्या? अरे हम भी तो टैक्स भरते हैं ना उत्तर नागपुर के लोग, और वो सारे चीज करने के बावजूद भी हमारे इधर अगर डेवलपमेंट नहीं होता होगा, तो हमको एज ए यंगस्टर करके, एज ए उत्तर नागपुर का एक युवा करके हमको ये भूमिका लेना पड़ा, और हमने ये ठान लिया है कि हम इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ डेवलपमेंट के ही ऊपर लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। सर, इसमें जब हम बात करते हैं उत्तर नागपुर की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस
SC ST कैटेगरी प्लस मुस्लिम समुदाय की है, जो एक बहुत ज्यादा पोर्शन कैप्चर करता है। तो इनके साथ कहीं ना कहीं बुरी पॉलिटिक्स होती है, जिस वजह से वो लोग का एरिया का भी विकास नहीं हो रहा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता और वहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं आपको ऐसा दिखता है जो पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है? बेसिक वही बात है, इसको हम तो सीधा सीधा बोलते कि डिस्क्रिमिनेशन से। ओके। चुनाव जब आता है तो ये दो कम्युनिटी को, जी। शेड्यूल कास्ट जो बैकवर्ड क्लास है और माइनॉरिटी जिसको मुस्लिम कम्युनिटी है, जी। इन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्या अंडर एस्टिमेट करती है, ठीक है। डर दिखाती है। ओके। और डर दिखाने के वजह से ये दोनों भी कम्युनिटी जो अपना खुद का जो पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए वो क्रिएट नहीं कर पा रही है। किसी के तो भी डर से, किसी को तो भी किसी के तो भी सपोर्ट में जा रही है। और हमको ये नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है कि तुम किसी का डर दिखा रहे हो, तुम हमको सिंपैथी दिखा रहे हो, तो अगले 5 साल में तुमने हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए ना। हाँ। हमारे हमारे जो बेसिक चीजें है, हमारे एजुकेशन की बात है, हमारे हेल्थ की बात है, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं सॉल्व कर सकते तो सॉल्व करते हुए दिखता तो भी चाहिए। आप वो भी नहीं करते हो। करेक्ट है। तो सबसे बड़ा यही रीजन है कि हम अपना पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन खड़ा नहीं करेंगे, जो हमारे मुद्दों के ऊपर बात करे, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात करे, हमारे एजुकेशन के ऊपर बात करे, हमारे हेल्थ के ऊपर बात करे। यानी एक बात बताता हूँ कि जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तब बहुत अफरा तफरी बढ़ गई थी। नागपुर के मैक्सिमम होटल्स ये हॉस्पिटल में कन्वर्ट किए गए थे। बराबर है। उत्तर नागपुर एकमात्र ऐसा पार्ट है नागपुर का कि जहां पे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वहां पे बेड अवेलेबल नहीं थे। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल है इंदिरा स्क्वायर का, हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वहां पे बेड अवेलेबल नहीं थे। यानी एक आदमी किसी चीज की वजह से मरने के कगार के ऊपर है, उसके बावजूद भी अगर उसको फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सही बात है। तो हमारा वही लड़ाई है कि अगर हेल्थ के बारे में अगर कोई हमको सिंसियरली देखता नहीं है, गवर्नमेंट देखती नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव देखता नहीं है, तो हमने किस बेस के ऊपर इन लोगों को चुन के देना चाहिए? पार्टी के बेस के ऊपर? ये हमारा सवाल है उत्तर नागपुर के लोगों का। करेक्ट। एक अच्छी स्कूल नहीं है जहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाने के लिए ले जा सके, कोई वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। यानी एग्जांपल बताता कि वहाँ पे उपलवाड़ी करके एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया था एमआईडीसी, उसके पीछे से आई हुई है जो एमआईडीसी है, हिंगना एमआईडीसी है, वाड़ी एमआईडीसी है, बुट्टेबोरी एमआईडीसी है, ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया। लेकिन इतनी पुरानी एमआईडीसी होने के बावजूद भी उस एमआईडीसी को डेवलप नहीं किया गया ताकि यहाँ के लड़कों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार ना मिले, वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाए। और वही हो रहा है। बराबर। हमारे उत्तर नागपुर में कोई रोजगार की सुविधाएं नहीं है। सही बात है। और इसलिए हम वही चाहते कि ये 3 चीज तो हमारे मुख्य है, हमारे मैनिफेस्टो में भी वही चीज है कि एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। और ये समय में हमको ये 3 ही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और काम करना है, और इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बराबर। 2024 का ये जो चुनाव है ये बहुत ही पेचीदा है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है और एक तीसरा फ्रंट भी हमें बनता दिख रहा है। ऐसे केसेस में फिर आपको क्या लगता है कि जनता कंफ्यूज कंडीशन में है, तो कैसे सिलेक्ट करे और कैसे किसी को वोट दे और किस तरीके से वो अपना कैंडिडेट चुने? जनता 2024 से ही कंफ्यूज सिचुएशंस में नहीं है, तो जनता 2019 से ही कंफ्यूज सिचुएशंस में है। अच्छा। कौन सी पार्टी कौन से पार्टी के साथ में जाकर सत्ता बनाएगी, इसके अभी भी कोई गारंटी नहीं है। सही बात। कल जाके पता चला कि भाजपा और कांग्रेस ने अलायंस करके गवर्नमेंट कर लिया, क्या कर लोगे आप? सही बात है। बस यही कि नहीं। अगर शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी का अलायंस हो सकता है, तो कल जाके अगर भाजपा ने और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया तो आप क्या करोगे? किसको सवाल पूछोगे आप? बराबर। तो सत्ता के ऊपर जो ऊपरी लेवल के ऊपर जो होता है वो बहुत अलग बात है, उसका और कॉमन आदमी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हमने कॉमन आदमी ने अपने जो मूलभूत सवाल है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे एरिया का जो डेवलपमेंट है, उस चीज के ऊपर हमने
इस चुनाव को देखना चाहिए, हमारे लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव देखना चाहिए। कौन हमको एजुकेशन अच्छे तरीके से दे सकता है, कौन महिलाओं को सिक्योरिटी अच्छे से दे सकता है, ओके। कौन हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकता है, कौन हमको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इस चीज के ऊपर ये चुनाव को देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। ना कि पार्टी के बेस के ऊपर इस चीज को देखना चाहिए। कांग्रेस को भी उत्तर नागपुर की जनता ने आजमा लिया है अच्छे खासे अच्छे तरीके से। खासे, यस। भाजपा को भी उत्तर नागपुर के जनता ने आजमा लिया अच्छे खासे तरीके से। आज ये दोनों को भी आजमाने के बावजूद भी आज उत्तर नागपुर की हालत क्या है, ये भी उत्तर नागपुर की जनता देख रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में उत्तर नागपुर की जनता बदलाव करेगी, और वो करना चाहिए जी। जिनको जिनको कांग्रेस और भाजपा की चिंता है, उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के बारे में सोचना चाहिए। और जिनको हमारे आने वाले उत्तर नागपुर के आने वाले पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचना है, उसने कुछ तो भी आंखें बंद कर कर सोचना चाहिए कि इस बार हमने मतदान किसको करना चाहिए। करेक्ट। तुल सर, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि अम्बेडकरेट जनता काफी ज्यादा है वहां पे उत्तर नागपुर में, मुस्लिम्स भी काफी अच्छी संख्या में है। उस कंपेयर में पार्टियां भी वैसी बहुत सारी अवेलेबल है। कहीं हमारे पास में वंचित है, फिर हमारे पास में बीएसपी है, और बाकी सारी मुस्लिम पार्टियां भी है। तो लोग किसे देख के किसे वोट करे? लोग खुद ही अपने अपने लोगों में बंटवारे होने लगते हैं, लोग कटने लगते हैं। लोगों को कैसे वो लोग सिलेक्ट करें बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टमेटिकली एक नैरेटिव सेट किया जाता है। ये बंटवारा वगैरह कुछ नहीं होता। अगर पुराने इलेक्शंस के अगर कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक देखा जाए, अच्छा, तो जो कोई भी बंटवारे होते तो वो 1 2 3 लोगों में ही हो जाते हैं। बाकी के जो कितने 100 भी लोग अगर खड़े रहेंगे तो उनको पूरे लोगों का वोटिंग मिला के एक कैंडिडेट का भी वोटिंग नहीं होता। बराबर है। तो ये स्टैटिस्टिक भी हमने देखना चाहिए, ऐसा नहीं होता बंटवारा करके। अच्छा, दूसरी बात है कि ये नैरेटिव बनाया जाता है। हाँ, एक किसी बड़ी पार्टी के माध्यम से नैरेटिव बनाया जाता है। ओके। अब मुझे एक बात बताइए कि लोग बोल रहे हैं कि भाजपा नहीं आना चाहिए, इसलिए कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा नैरेटिव उत्तर नागपुर में बनाया गया है। अब उत्तर नागपुर के बगल की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है पश्चिम नागपुर, okay. वहां पे कांग्रेस के दो कैंडिडेट है, एक कांग्रेस पार्टी से है और वहां से इंडिपेंडेंट भी। ओके। तो आपको पश्चिम में भाजपा को जितवाना है कि हराना है, यह हमारा कांग्रेस को सवाल है। हाँ, इधर पूर्व में भी वही हो गया है। करेक्ट, कि वहां पे राष्ट्रवादी को सीट जाने के बावजूद भी कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है महाआघाड़ी का। हमको कांग्रेस को पूछना है सवाल कि आपको पूर्व नागपुर से भाजपा को हराना है कि कांग्रेस को जीतना है, कि भाजपा को जीतना है, कि कांग्रेस को भाजपा को हराना है, ये सोचना पड़ेगा। बराबर है। ग्रामीण में हम अगर देखेंगे तो रामटेक का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। रामटेक में महाआघाड़ी की सीट उबाटा को गई है, शिवसेना को। उसके बावजूद भी कांग्रेस का एक कैंडिडेट वहां पे इंडिपेंडेंट खड़ा है। बराबर। तो हमको कांग्रेस को पूछना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है। हाँ। तो ये सारे नैरेटिव ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते। ये नैरेटिव सिर्फ शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों हो रहा है, ये हमारा सवाल है। बराबर। ये जानबूझकर बनाया गया नैरेटिव है, ताकि बैकवर्ड क्लास के लोगों का खुद का पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकली लीडरशिप क्रिएट नहीं होना चाहिए। बराबर। ताकि वो अगर पॉलिटिकली लीडरशिप अगर क्रिएट होगी तो सवाल पूछेगी। वो सवाल ये पूछेगी कि हमारे महाराष्ट्र में सब क्लासिफिकेशन के ऊपर आपकी क्या राय है। सही बात। ये सवाल पूछेगी माइनॉरिटीज के लोग, हमारे सिक्योरिटी के बारे में आपके पास क्या राय है। तो ये सवाल क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। इस तरीके से, इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। सर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे पास में लेडीज की संख्या बहुत ज्यादा है, और उन लेडीज को लेके सहानुभूति या फिर एक तरीके से सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाड़की बहन योजना आई है। उसके अलावा पेंशन की योजना है। सडनली गवर्नमेंट ने काफी सारी, महाराष्ट्र सरकार ने योजनाएं डाल दी एकदम से, और ऑन स्पॉट चुनाव के डेट डिक्लेयर की, और टाइम पीरियड्स और ये सारी चीजें कम दी। तो इन सब योजनाओं का आपको क्या असर लगता है होने वाले चुनाव पे?
देखो, महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र का एक पुराना इतिहास रह चुका है। ये बहुत ही सोशली रिवॉल्यूशनरी लैंड रह चुकी है। करेक्ट। यहाँ के महिलाओं के एम्पावरमेंट की मूवमेंट सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र से चलाई। बराबर है। यहाँ पे एजुकेशनल की मूवमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र से चलाई है। रिजर्वेशंस का मूवमेंट छत्रपति शाहू महाराज ने महाराष्ट्र से चलाई है। करेक्ट। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके ये इतिहास है कि महिलाओं के बारे में आदर और सम्मान रखना, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। बराबर। ये जो 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं, हम्म, इसका बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा और बहुत कुछ महिलाएं इस चीज को पॉलिटिकली एंगल से लेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ओके। क्योंकि महाराष्ट्र वेल एजुकेटेड है। हाँ, महाराष्ट्र जो डिसाइड करता है, जो नैरेटिव सेट करता है, वो कल्चर के बारे में है, वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, वो कोई भी चीज के बारे में जो महाराष्ट्र नैरेटिव सेट करता है, वो पूरे एंटायर इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो जिस तरीके से कोई भी सत्ताधारी हो, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी सत्ताधारी हो, जिस तरीके से ये जो बांट रहे हैं, क्या बोलते हैं, खैरात जो बांट खैरात रहे हैं, बांट रहे। तो यह महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। आज चुनाव हो जाने दो, 2-3 महीनों में लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी। तो हमको ये सोचना है कि ये आज के महीने के 1,500 रुपये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के महीने के 1,500 रुपये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन बच्चों बराबर। के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। आज मैक्सिमम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। जी। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे जो लोग हैं वो बैकवर्ड क्लास से है, बहुत गरीबी से निकले हुए हैं। रिजर्वेशंस के वजह से आज वो अच्छे खासे मिडिल क्लास में रह चुके हैं। आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बंद होने के वजह से रिजर्वेशंस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? बराबर है। तो आज ऐसी सिचुएशंस है कि अम, जिनके मम्मी पापाओं ने 2-2 मंजिली इमारतें बांध बना के दी। रखी है, उनके बच्चों को उसी में रहना पड़ रहा है और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। करेक्ट है। तो हमको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सिर्फ कौन आएगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। तो हमारा फ्यूचर क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसको पॉलिटिकली ना देखते हुए इसको सोशली एंगल से भी हमने देखना चाहिए। और उत्तर नागपुर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूंसी में सोशल ही मुद्दे सबसे बड़े इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है। है। जी। सोशल ही मुद्दे इम्पोर्टेंस है वहां पे। वहां की पानी की व्यवस्था अच्छी थी। उत्तर नागपुर एकमात्र ऐसा स्मार्ट नागपुर का एक पार्ट है, हाँ। जहाँ पे जिस एरिया में टैंकर से पानी बांटा जाता है, पीने का पानी। ओके। टैंकर से कोई नागपुर के कोई एरिया में टैंकर से पानी नहीं बांटा जाता। जी। उत्तर नागपुर में ही सिर्फ टैंकर से पानी बांटा जाता है। यानी एक तरफ हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं और दूसरी तरफ अगर पीने का पानी जनता को अगर टैंकर से बुलाना पड़ता होगा, तो ये स्मार्ट सिटी का चेहरा है। यस। इसमें सर एक और क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है कि जैसे वहां की जनता ने 20-25 साल तक बीजेपी कांग्रेस करके लोग कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी। उन कैंडिडेट्स ने कहीं ना कहीं उन जनता को उनके रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से खुश करने के लिए विहार बांध दिए, किसी के लिए मस्जिद बांध दी। लेकिन क्या ये चीज कर लेने से ही चुनाव जीते जाते हैं? और ये आपको लगता है कि सिर्फ यही फैक्टर है जिस वजह से वो लोग हमेशा जीतते आ रहे हैं? और अब क्यों लोग ने उन सब चीजों को छोड़ के डेवलपमेंट की ओर देखना चाहिए? डेवलपमेंट की तरफ इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वहां पे जरूरत है। आदमी को, किसी इंसान को अगर जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिलती होगी तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जी। ये फील 5 साल नहीं दिखाई देगा, 10 साल नहीं दिखाई देगा, 15 साल नहीं दिखाई देगा, 25 साल नहीं दिखाई देगा। 25 साल यानी एक जनरेशन होती है। बराबर है। और जब बाहर आकर देखता है कि अरे इधर तो ऐसा है, अच्छा है, इधर तो बहुत गंदा है, हाँ। इधर तो बहुत बुरा है,
तो वो कंपेयर करता है, और उत्तर नागपुर का अभी का जो यंगस्टर है वो कंपेयर कर रहा है कर रहा कि है, हमारे इधर डेवलपमेंट नहीं कर रही। बराबर है। रही बात रिलीजियस बात की, तो वो हर एक पॉलिटिकल पार्टियों की टैक्टिस होती है। हम्म, उस टैक्टिस के ऊपर कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, मेरा ऐसा कहना है कि हर एक धर्म का, धम्म का प्रचार प्रसार करना, वो धर्म स्थल को बनाना, ये उस धर्म की अनुयायी की जवाबदारी होती है, बराबर है। जिम्मेदारी होती है। तो हर चीज को हम सरकार के तरफ या रिप्रेजेंटेटिव की तरफ नहीं देख सकते। हम्म, तो लोगों ने सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट, नीड्स क्या है, नीड क्या क्या है। चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए हमने डेवलपमेंट का ही मुद्दा रखा है इस बार के चुनाव। ओके, अतुल सर, जब हम अगर ये मान के चले कि लोगों ने आप लोग को आमदार का पद दे दिया और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि उत्तर नागपुर के हर तबके तक आप पहुंचे और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए? मैंने ऑलरेडी 3-4 सालों से काम किया हूँ। हम्म, मैं ग्राउंड के ऊपर जा चुका हूँ, हम्म, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ चुका हम्म, हूँ। इसलिए वही विजन रखकर मैंने ये चुनाव को कॉन्टेस्ट करने की सोची है। ओके, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहा इलेक्शन सडनली हो आ गया गए, हाँ। सडनली आ गया। हम्म, हम एजुकेशन मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, जी, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। जी, हमको संगठनात्मक लेवल के ऊपर काम करने की आदत है। जी, हमको सोसाइटी के निचले तबके तक जाने की आदत है। उनको प्रॉब्लम समझने के लिए हम हमेशा तत्पर रह चुके हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर अगर मेरे को मौका देता है तो मैं निश्चित तौर के ऊपर उत्तर नागपुर के हर एक लास्ट आदमी तक, हम्म, हर एक आखिरी आदमी तक मैं जाने की कोशिश करूंगा और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 सालों में, 4-5 सालों में हम्म, जो लोग 15-15, 20-20 साल से वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे, उन लोगों ने तो भी वो वहाँ के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे। हाँ, लेकिन मैंने 4 सालों में वहाँ के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। आज तक कोई डिजिग्नेशन पे नहीं था, उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ के सॉल्व किए हैं। हम्म, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और जनता को भी आ, ये श्योर है कि ये आदमी अगर आएगा तो जीत कर आएगा, तो ये निश्चित तौर के ऊपर ये डेवलपमेंट का काम करेगा। बराबर है। अतुल सर, जब चुनाव के वोट करने के लिए वोटर जाता है तो उसके पास में बहुत सारे ईवीएम पे ऑप्शंस होते हैं, कांग्रेस, पंजाब, बीजेपी, वंचित, बीएसपी, एमआईएम। तो ऐसा उसके अंदर वो कंफ्यूजन कैसे वो दूर करे, वो किस तरीके से वोट करना चाहिए उसे? ये सवाल आपका बराबर है, और यही लोकशाही की ब्यूटी है, हम्म, डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है। हर एक आदमी को खड़ा रहने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है। और इसलिए बहुत सारी, यही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे और रहे हैं। और जनता ठहराती है कि किसको हमको मतदान करना है करके। तो मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के ऊपर भरोसा है, जिन लोगों को संविधान के ऊपर भरोसा है, जिनको संविधान के प्रति प्यार है, वो लोग भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। हम्म, और ये सारे पिछले 10 साल से जो चलते आ रहा है इस देश में भाजपा रहते हुए, उसके ऊपर जिस तरीके से एक अपोजिशन पार्टी करके कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, बराबर, वो कांग्रेस स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए कांग्रेस के तरफ भी ये लोग नहीं जाएंगे। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी के कैडर ने ये सोचना चाहिए कि जो उम्मीदवार खड़ा है वो सही में हमारा कैडर है क्या, हम्म, हमारा विचारधारा का कैडर है क्या, ये सोचना चाहिए, ये सवाल है। और रही बात तीसरी बात जो है वो अलग अलग पार्टियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चुनाव में खड़ा हुआ हूँ वो उसी की हिम्मत के ऊपर खड़ा हूँ कि मैंने 4-5 सालों से उत्तर नागपुर में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। जी, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस बार उत्तर नागपुर की जनता ये माइक इस चुनाव के ऊपर हम्म, मतदान करेगी। जी, इस बार उत्तर नागपुर के जनता को कोई भाजपा कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो इस बार उत्तर नागपुर की जनता को एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है जो इस उत्तर नागपुर को एक विजनरी तरीके से देखता हो, जो डेवलपमेंट के एंगल से देखता हो, जो अभी तक उस डेवलपमेंट के एंगल से अभी तक किसी भी पार्टी ने उत्तर नागपुर को देखा नहीं है जी। और वो हम देख रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ में रहेगी। सो सर, बेस्ट विशेस फ्रॉम हमारे साइड से आपको आने वाले चुनाव को लेके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक अच्छा रिस्पांस मिले लोगों की तरफ से, और हो सकता है आपको एक अच्छी पोस्ट भी मिले और आप चुनाव जीते। हम ये आपको बस बेस्ट विशेस देना चाहेंगे अपनी तरफ से। एंड थैंक यू, आपने अपने सारे मुद्दे हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक रखे। एंड ऐसे ही आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।